दोस्तों, इस कहानी का नाम है खूबसूरत मोहब्बत। या इस कहानी का पहला भाग है और नए चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे 2 चैनल डिलीट करवा दिए गए हैं, इसलिए प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमारी कहानी को पसंद कीजिए और जो भी पुरानी कहानी पेंडिंग में है उसे हम ज़रूर अपलोड करेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। पार्ट पसंद आएगा तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को दोस्तों हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। कंडक्टर ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, बस थोड़ी देर के लिए रुकेगी। जिनको चाय नाश्ता करना हो वो जल्दी जल्दी कर लें। कोई 30-25 सवारियाँ रही होंगी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ नीचे उतरी। मेरे साथ मेरी सासू माँ भी थी। बनारस अभी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर था। मुझे बाथरूम जाना था तो मैंने एक हाथ से पानी की बोतल पकड़ी और गाड़ी के दूसरी ओर जाने लगी। मैडम, उधर मत जाइए, लेडीज वॉशरूम इधर है। कहते हुए एक लगभग 35-40 साल के युवक ने बड़ी ही सादगी के साथ रास्ता दिखाया। मैंने उस युवक की तरफ ध्यान से देखा तो एक पल के लिए मेरे जहन में एक बात कौंधी, कहीं वह रवि तो नहीं। घनी दाढ़ी, मूछें, बिखरे बाल, कंधे पर तौलिया लिए, कहीं ये वही रवि तो नहीं। जल्दी से वॉशरूम से निवृत्त होकर चिंटू को हाथ मुंह धुलाया और सासू माँ को पकड़ती हुई बोली, इसे शायद भूख लगी है, मैं बगल से बिस्किट लेकर आती हूँ। मेरा दिमाग उसी युवक पर लगा रहा। मैंने चाय का बहाना लगाया और एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए होटल के मालिक से बोली, भैया एक चाय भिजवाना। जी मैडम, अभी भिजवाता हूँ, आप बैठ जाइए। ए रवि, एक चाय मैडम के लिए लेकर आओ। उस होटल वाले ने उसी युवक को आवाज़ लगाई। जैसे ही उसके मुंह से रवि नाम सुना तो मुझे यकीन हो गया कि वो वही रवि है जिसे शायद मैं जानती थी, परंतु और जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हो गया कि उसे इस होटल में वेटर की नौकरी करनी पड़ रही थी। वह एक अच्छे घर से था। एक समय मेरा और उसका रिश्ता रहा था, पर रिश्ते को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके थे हम। वह चाय लेकर आया तो मेरी निगाह उसकी तरफ उठी। एक पल को वह सकपका गया, पर अनजान बनता हुआ उसने अपनी निगाह झट से हटा ली। उसे लगा कि मैंने उसे पहचाना नहीं, पर मैं पहचान चुकी थी। उसने चाय रखते हुए कहा, और कुछ चाहिए मैडम? मैं उसे ध्यान से देख रही थी। वह कुछ असहज सा होटल के अंदर पहुंचा, जहां बर्तन धोने को टब बना हुआ था। उस समय वहां कोई नहीं था। रवि ने जग में पानी लेते हुए बोला, आइए मैडम, हाथ धो लीजिए। मैंने हाथ धोते हुए उसकी तरफ देखी तो उसने आंखें झुका ली। क्या हुआ रवि? जी कुछ नहीं मैडम। सबसे पहले तुम मुझे मैडम कहना छोड़कर कुछ सवालों का जवाब दो। जी मैडम, पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? फिर मैडम, मेरे पास समय कम है, मुझे कुछ सवालों के जवाब जानना है। क्या जानना चाहती हैं आप कि बनारस कितनी दूर है यहाँ से? बता दूं कि बनारस यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी है। आधे घंटे में पहुँच जाएंगे आप लोग। मैं बस कसमसा कर रह गई। एक तो मेरे पास समय कम था और वह शायद जवाब नहीं देना चाहता था। तुम तो अच्छे खासे खाते पीते घर से थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें होटल में वेटर की नौकरी करनी पड़ी? मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं वो नहीं जो आप समझ रही हैं। शायद आपको गलतफहमी हो गई है। मैं तो आपको पहचानता भी नहीं। कहते हुए उसने असहज बनने का नाटक किया। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। हो ना हो वह कोई और रवि है। मन ही मन सोचती हुई तेज कदमों से निकल गई। महसूस किया कि वह पीछे पीछे नहीं आया था मेरे। मुझे गुस्सा आ रहा था। शायद इसी गुस्से और शक की भावना ने मुझे रवि से बहुत दूर कर दिया था। पर वह अपनी पहचान छुपाना क्यों चाहता है? मैं उसे पहचान चुकी हूँ, पर वह मुझे पहचानने को तैयार नहीं। क्यों? अचानक मुझे याद आया कि मेरी रुमाल वहीं टब के पास रह गई थी। उसे लेने जैसे ही टब के पास पहुंची तो देखा वह बर्तन धोने के स्टूल पर चुपचाप बैठा
उसे शायद एहसास भी नहीं था कि मैं वहाँ दोबारा लौट के आ सकती हूँ। रवि, मैंने धीरे से आवाज़ दी तो झट से उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और बोला, क्या हुआ मैडम? मैंने बिना कुछ कहे कुछ पलों के लिए उसे देखा, निहारा और अपना रुमाल उठाकर वहाँ से निकल गई। बस वालों ने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया था। मैं अपने सीट के पास आकर कुछ पलों के लिए ठिठक गई। मेरे कदम सीट की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इतने में गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गई। बस चल पड़ी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि खिड़की से सिर निकालकर पीछे देख सकूं। बस ने जैसे ही हाईवे पकड़ी, मैंने हिम्मत कर खिड़की से पीछे की तरफ देखा। होटल की छत से वह एकटक बस को निहार रहा था। दुविधा में फंसी एक बिंजल की मछली की तरह तड़प रही थी मैं। कैसी दुविधा थी कि एक समय जिस पर जान छिड़कती थी, आज उसे इस असहाय हालत में छोड़कर चली जा रही थी। बिना उसकी सच्चाई जाने, बिना उसके हालात जाने, उसे कसूरवार ठहराकर। ऐसा क्या हो गया कि एक अच्छे परिवार का लड़का आज बेटर बन गया? इसी दुविधा में पड़ी अपनी सीट पर बैठी रोती चली जा रही थी। सासू माँ यही समझ रही थी कि मुझे अपने कुछ दिन पहले स्वर्गवासी हुए पतिदेव की याद आ रही होगी, जिससे मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी गई थी। शायद यही रवि ने भी मेरे सफ़ेद कपड़ों की ओर देखकर सोचा होगा कि ऐसा कैसे हो गया। शायद इसी कसम में वह सिर्फ रोया पर कुछ बोला नहीं। पर मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि क्या मैं कभी रवि से दोबारा मिल पाऊंगी। वह होटल अब आंखों से ओझल हो चुका था। मेरी सासू माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ज़रूर कोई अनहोनी हुई होगी, तभी आज वह होटल में काम करने को विवश है। वरना जिनके यहाँ नौकर चाकर की कमी नहीं थी, वह इस तरह होटल में किसी की नौकरी क्यों करेगा। रवि हमारे गांव के एक बड़े व्यापारी का बड़ा बेटा था। गांव के ही एक छोर पर बड़ा सा 3 मंजिला घर था उनका। रवि उस घर का सबसे चहेता सदस्य था। बहुत ही सुंदर, सुशील, सौम्य स्वभाव का। सब उसे बहुत पसंद करते थे। गांव की ही बहुत सारी लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, मगर वह एक सीधा साधा, किसी के भी चंगुल में नहीं आता था। यूँ कहा जाए कि एक पंडित टाइप के लक्षण थे उसके। गांव में ही एक बड़ी सी किराने की दुकान थी उनकी, जहाँ वह बैठा करता था। मैं गांव के ही स्कूल की एक शिक्षक की बड़ी बेटी थी। नाम था कल्पना। अपने पिता के साथ ही उसी रास्ते से स्कूल जाया करती थी। बचपन में अक्सर उनके ही दुकान पर मेरे पापा मेरे लिए बिस्किट और टॉफ़ियाँ खरीदा करते थे। बचपन से कब हमने किशोरावस्था में कदम रख दिया, ये न मुझे पता चला और न ही रवि को। पता नहीं कब मैं उसे पसंद करने लगी। मेरे पिताजी अक्सर मुझे उनके यहाँ लेकर जाया करते थे। फिर एक दिन अचानक रवि ने ही मेरे मनोमस्तिष्क के तार झंझना दिए। उन दिनों गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे पिताजी शहर मेरे भैया के पास गए हुए थे। मेरी माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थी और मुझे तथा भैया को पिताजी ने ही पाला था। मैं एक कमरे में बैठी अपना होमवर्क पूरा कर रही थी। खिड़की के किनारे एक कुर्सी टेबल लगाए मैं अपने में मगन थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि रवि कुछ किताबें लिए दरवाजे पर खड़ा था। आते ही बोला, तुम्हारे पिताजी जाते जाते बोल गए हैं कि जब तक वे लौट नहीं आते मैं तुम्हारे साथ घर पर रहूं। मैंने रास्ता छोड़ते हुए बोली, पर पिताजी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। ठीक है, तुम्हें मदद की ज़रूरत नहीं तो मैं चलता हूँ। अरे रुको भी, मैं तो बस यूँ ही कह रही थी, तुम अंदर आ सकते हो। फिर मैंने उसे दूसरे कमरे में बिस्तर दिखाती हुई बोली, ठीक है, तुम यहाँ आराम कर सकते हो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ठीक है, कहता हुआ उसने अपनी किताब बिस्तर पर रखा और अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद जब
मेरा ध्यान उसकी तरफ गया तो देखी रवि अपने कमरे में बैठा हिसाब किताब लिख रहा था। वह हमसे 4-5 साल बड़ा था और कक्षा में भी सीनियर था। मेरे मन में उत्सुकता हुई तो जाकर देखना चाहा कि क्या लिख रहा है वहाँ। चुपके से उसके पीछे आकर देखने लगी कि क्या लिख रहा है। देखा कि वह एक डायरी लिख रहा था। पढ़ने में मुझसे वह तेज था तो मैंने बहाना बनाया कि तुम मुझे ये सवाल बता सकते हो। वह हड़बड़ा गया और अपनी डायरी बंद करते हुए पूछा, अरे कल्पना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, तुमसे ये सवाल पूछने आई थी। पूछो। मैंने झट से अपनी कॉपी बढ़ा दी। कुछ ही देर में उसने सारे सवालों को हल कर दिया और कॉपी वापस करते हुए कहा, अब तुम जाकर अपना काम करो। पर तुम तो डायरी लिख रहे थे। मैंने हैरानी जताई तो झट से उसने मेरा मुंह बंद कर दिया और बोला, चुप पागल कहीं की, किसी ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मैंने अपने कंधे उचकाए और बोली, सिर्फ एक शर्त पर, अगर तुम मुझे डायरी पढ़ने दोगे तब। मैंने उसे धर्म संकट में डाल दिया था। उसने मुझे डायरी पढ़ने की आज़ादी दे दी थी, पर एक शर्त के साथ कि किसी को भी इसके बारे में नहीं बताओगी। मैं अपने कमरे में डायरी लेकर आ गई और एक ही सांस में पूरा पढ़ गई, पर मुझे ये पता ही नहीं चल पाया कि उसने ये डायरी किसको ध्यान में रख कर लिखी थी। अच्छी शेर व शायरी का शौक़ था उसे। ऐसा लगता था कि अपना दिल उसने डायरी पर उतार दिया था। शायद वह किसी से प्रेम करता था, पर कहने से डरता था। उसकी डायरी से यही बातें निकल कर आ रही थी कि वह किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। फिर एक दिन मुझे पता चल ही गया कि वो अल्फाज जो उसने अपनी डायरी में उतारे थे वह किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए थे। वह शायद मुझे कहने से डरता था कि कहीं मैं बुरा ना मान जाऊं। कई जगहों पर उसने मुझे इशारा करने की कोशिश की थी, पर मैं ही नादान थी और समझ नहीं पाई। खैर, इस तरह हमारी कच्ची उम्र का प्रेम धीरे धीरे पनपने लगा। मैं जानबूझकर उसकी दुकान स्कूल जाते वक्त जाती और उसे चलने के लिए इशारे करती। वह भी झट से मेरे इशारे समझ जाता और तुरंत अपने पापा से कहता, पापा मैं स्कूल जा रहा हूँ, और उसे इजाज़त मिल जाती। साथ ही हिदायत मिलती कि वह मेरा ख्याल रखे। बेचारा वह अपने पापा की बात मानते हुए कहीं या हमारा एक दूसरे के प्रति उमड़ता प्रेम वात्सल्य, वह हमारा बेहद ख्याल रखता। मैं अपने रूप का घमंड दिखाती फिरती दूसरों के बीच, पर जैसे ही रवि के सामने आती सारा कुछ भूलकर बस उसकी हो जाती। हमारा स्नेह एक दूसरे के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। कहते हैं ना कि प्रेम कभी छुपाए नहीं छुपता। करीब 2 सालों तक हम छुप छुप कर एक दूसरे को देखते और मिलते रहे। इस बीच हमने अपनी स्कूली ज़िंदगी ख़त्म कर ली थी। हम अब अपनी किशोरावस्था को लांघकर युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे। खासकर मैं, ये एक ऐसी अवस्था है जब किसी भी युवती में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव देखने को मिलते हैं। मैं भी उसी अवस्था को पार कर रही थी। मेरे पिता एक स्कूली शिक्षक थे जिनकी सीमित आमदनी थी। एक इज्जतदार व्यक्ति के लिए उनकी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और उनकी पहली इज्जत होती है उनकी बेटियां। मैं अब बड़ी हो रही थी तो उनकी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। मेरी शादी की चिंता उन्हें दिन रात खाए जा रही थी। परंतु ये जानते हुए भी कि पिताजी मेरी शादी की चिंता में दिन रात घुलते जाते हैं, मैं अपने पवित्र प्यार में बही जा रही थी। रवि भी मेरा हमराह बनने को आतुर था। हम दोनों काफ़ी देर तक एक दूजे में खोए, कभी नदी के किनारे बैठे मिलते तो कभी रवि के बड़े से फार्म हाउस पर। ऐसा लगने लगा था कि शायद हम एक दूजे के बिना नहीं रह सकेंगे अब। रवि का एक छोटा सा भाई था, रतन, मुश्किल से 2 साल का ही छोटा होगा। उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था, परंतु उसने हमारा साथ दिया।
अच्छे स्वभाव का था वह। उसके घर में ही एक नौकर राम किशन काम करता था। यूँ कहा जाए कि वह उनके परिवार का नौकर नहीं, बल्कि उनके पिता के भाई समान था। उन्होंने ही दोनों भाइयों को अपनी गोद में लेकर बड़ा किया था, इसलिए दोनों के लिए वो एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनकी बेटी थी शीला, जो हम लोगों के साथ स्कूल में पढ़ी थी और हमारी ही हम उम्र थी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने हम सब की जिंदगी को बदल कर रख दिया। हमारी जिंदगी बिना किसी दिक्कत के बीत रही थी कि अचानक एक बड़ी घटना घटित हुई और हमारी जिंदगी एकदम से बदल गई। मेरे पिताजी को अचानक ही एक अज्ञात बीमारी ने जकड़ लिया और वो पूरी तरह से अपाहिज होकर बिस्तर पर आ गिरे। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं और मेरा भाई लगभग अनाथ हो गए। मुझे अब कुछ सूझ भी नहीं रहा था क्या किया जाए। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। इन दिनों मैं अपने पिता की सेवा और परिवार के प्रति इतना व्यस्त रही कि अपने प्रेम का मुझे ख्याल ही नहीं रहा। ऐसा नहीं था कि मैं अपने प्रेम के प्रति अपनी निष्ठा खो चुकी थी, बल्कि हालात कुछ ऐसे बन गए कि लगभग 1 साल तक हम नहीं मिल पाए रवि से। उस रवि से जिसके बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते थे, उसे मिले मुझे 1 साल हो गए। हमारा प्रेम न जाने इस कठिन वक्त की आंधी में कहाँ उड़ गया। ऐसा नहीं था कि उसने मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की, बल्कि कई बार उसने मुझे अपना कर शादी की बात मेरे सम्मुख रखी, पर मैंने ही अभी वक्त है कहकर टाल दिया। वह समय पर हमारे घर आता रहा, हमारी मदद करता रहा, पर मैंने ही उचित समय का हवाला देकर उसे रोकती रही। मुझे आज भी वो घटना याद है जब दोपहर का समय था। रवि कुछ खाने पीने का सामान लेकर घर आया था। मैं किचन में खाना बना रही थी। वह मेरे भाई के साथ बैठा कुछ बातें कर रहा था। उसकी निगाहें मुझे बेसब्री से खोज रही थी। पूरे 1 हफ्ते बाद मैं उसे देख रही थी। मैं किचन की खिड़की से बार बार उसे देखकर छुप जा रही थी। उसे पता भी नहीं था कि मैं किचन में ही हूँ और जानबूझकर उसे सता रही थी। इन सब बातों में से मेरा भाई पूरी तरह अनभिज्ञ था। मुझे हमेशा सलाह देता कि रवि भाई कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी मदद करते हैं। मुझसे जब भी हो पाएगा उनका ऋण जरूर चुका दूंगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। पर उसे क्या पता था कि हम जन्म जन्म के लिए एक दूसरे के होने की कसमें खा चुके हैं। मैंने जब देखा कि रवि का चेहरा उतर गया है, तब पिताजी को खाना देने के बहाने उसके सामने से गुजरी। मुझे देखकर उसका मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतने दिनों के बाद मिली थी उससे। उसे सताने का मज़ा ही कुछ और था। 2-3 बार उसके सामने से गुजरी। उसने मुझे इशारा भी किया, पर मैंने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ देर बैठा हुआ, फिर पता नहीं क्यों उठकर बिना कुछ कहे जाने लगा। मेरे भाई ने उसे रोकने की कोशिश की तो बोला, कुछ काम है, फिर कभी आऊँगा। मैं समझ गई थी कि वह क्यों जाना चाहता था। अब मुझे बीच में आने की आवश्यकता जान पड़ी। थोड़ी देर और रुक जाओ, मैंने धीरे से कहा। उसने बिना मेरी बात को तरजीह दिए अपना थैला उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। प्लीज़, मैंने फिर से आग्रह किया। वह रुक गया और बोला, कुछ काम है तो बोलो, वरना मैं चला। कुछ काम ही है, इसलिए कह रही हूँ। क्या? पिताजी की कुछ दवाइयाँ कम हो गई है, शहर जाकर लानी है। अगर तुम भैया के साथ चले जाते तो कुछ मदद हो जाती। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तुम दवाइयों के नाम लिख कर दे दो। उसने अपनी नज़रें नीचे किए हुए कहा। मैंने उसे एक कागज़ में दवाइयों का नाम लिख कर दी तो वह जाने लगा। उसके पास बाइक थी। पीछे पीछे भैया भी आ गए। तभी उन्हें कुछ याद आया और बोले, ऐसा करो, कल्पना तुम ही रवि जी के साथ चले जाओ। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। पिताजी की भी देखभाल करनी है। पर भैया मैं, हाँ तुम ही चले जाओ।
मैंने रवि की तरफ देखा और फिर भैया की तरफ। भैया ने मेरी आंखों में देखा और बोला, कोई बात नहीं कल्पना, रवि भाई पर मुझे पूरा भरोसा है। वो अपने ही हैं और मत भूलो कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से आज तक हमारी मदद की है। ठीक है, मैंने भी रवि की तरफ देखा। रवि मुझे बाइक पर ही शहर स्थित मेडिकल स्टोर लेकर गया। किस्मत कहे या बदकिस्मती, उसकी वापसी में गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। आसपास कोई गैराज नहीं था। इससे पहले कि रात हो जाए हमने पैदल ही चलना उचित समझा। गांव अभी कई किलोमीटर दूर था। हम लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद सूर्यास्त भी हो गई। चांदनी रात में हम दोनों के अलावा रास्ते में कोई भी नहीं था। तुम्हें डर लग रहा है क्या? अपनी बाइक धकेलते हुए रवि ने मुझसे सवाल किया। नहीं तो मुझे क्यों डर लगेगा, तुम जो साथ हो, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। इतना भरोसा है मुझ पर? हाँ है, कहती हूँ। मैंने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। आगे देख रही हो, सामने एक घर नजर आ रहा है। तुम कहो तो मदद मांग लूँ, तुम्हारी मर्जी। वैसे भी ना जान पहचान के तुम्हारी मदद कौन करेगा। मेरे घर जो काम करने रामकिशन जी आते हैं, उन्हीं का घर सामने है। हमें मदद मिल सकती है। रवि ने अपनी बाइक स्टैंड में खड़ी करते हुए कहा। हमने आवाज़ दी तो उनकी बेटी शीला ने दरवाज़ा खोला और बोली, अरे रवि साहब आप, और इस वक्त? क्या हुआ? बेटी कौन है? रामकिशन जी बाहर आते हुए पूछे और रवि को देखते ही हाथ जोड़ते हुए बोले, अरे रवि बेटा, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो और ये लड़की कौन है? रामकिशन चाचा, मैं शहर कुछ काम से गया था। यह लड़की हमारे गांव के ही स्कूल मास्टर की बेटी है। हम दोनों ही साथ गए थे। इसके पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हीं की दवाइयाँ लेने गए थे। रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अगर आप लोगों के पास कोई उपाय हो या आसपास कोई गैराज वाला हो तो बुला देंगे क्या? रवि ने आग्रह करने के अंदाज में बोला। बेटा, इस समय कोई मदद नहीं करेगा। अगर छोटा न समझो तो आज रात तुम लोग यहीं हमारे घर में ही रह जाओ। सुबह मैं मिस्त्री बुलाकर गाड़ी ठीक करवा दूंगा। नहीं काका, इसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। हम लोग पैदल ही चले जाएंगे, रवि ने चिंतित होते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हारा पैदल जाना ठीक नहीं होगा और ऊपर से यह लड़की भी तुम्हारे साथ है। कुछ ऊंच नीच वाली घटना हो गई तो? रामकिशन जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा। रुक जाते हैं, सुबह उठकर चलेंगे। ठीक है, रवि ने अंदर आते हुए कहा। रामकिशन जी बेचारे गरीब व्यक्ति थे। 2 कमरों वाला घर था उनका। एक कमरे में वो सोते थे और दूसरे में शीला। वे संकोच में पड़े थे कि वे हमें कहाँ सुलाएंगे। रवि उनकी मनोदशा को समझ गया था। रवि ने विनम्रतापूर्वक कहा, चाचा जी आप लोग तकलीफ मत कीजिए, मैं बाहर बरामदे में सो जाता हूँ। कल्पना और शीला एक साथ दूसरे कमरे में सो जाएंगी। आप अपने कमरे में सोइए। कैसी बातें कर रहे हो बेटा, आप बरामदे में सोएंगे और मैं कमरे में? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप कमरे में सोइए, मैं बरामदे में सो जाता हूँ। रवि ने काफ़ी कोशिश की उन्हें मनाने की, पर रामकिशन ने एक नहीं सुनी। अच्छा ठीक है चाचा, कहते हुए रवि कमरे के अंदर रखी चारपाई पर लेट गया। शीला और मैं भी अपने कमरे में सो गए। अचानक एक सपना देख मेरी नींद खुल गई। शीला खर्राटे मारकर सो रही थी। लालटेन की धीमी रोशनी जल रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे प्यास भी लग रही थी। शीला को उठाने की कोशिश की तो अभी असफल रही। मैं खुद पानी लेने किचन की ओर गई। दरवाजे की ओर तो देखा रवि सो रहा था। अंधेरे में मुझे डर लग रहा था तो मैंने रवि को जगाने की सोची। उसके चारपाई के करीब जाकर धीरे से आवाज़ दी तो वह जागते हुए बोला, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे प्यास लगी है। तो किचन में जाओ। यहाँ क्यों? क्या कर रही हो? मुझे डर लग रहा है
मैंने उसकी बाँह पकड़ते हुए कहा, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? और उसने मेरा हाथ अपनी बाँह से छुड़ाया। अब वह आगे आगे था और मैं पीछे। मैंने जल्दी जल्दी किसी तरह पानी पिया और वापस आते हुए बोली, मैं शीला के साथ नहीं सो सकती, वह बहुत जोरों के खर्राटे लेती है, मुझे नींद नहीं आएगी। तो मैं क्या करूं? रवि ने झुंझुलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। क्या पागल हो गई हो क्या? लोग क्या कहेंगे? लोग जो कहें सो कहें, मैं चली सोने, कहती हुई मैं रवि की चारपाई पर सो गई। अब वह कहाँ सोता, मजबूर होकर वह एक चादर बिछाकर उसी चारपाई के नीचे जमीन पर सो गया। मुश्किल से 1 आध घंटे बीते होंगे। अंधेरे में रवि को एहसास हुआ कि मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया था। वह चौंकते हुए धीरे से पूछा, अब क्या हुआ कल्पना? कुछ नहीं, मुझे ठंड लग रही है। मैंने रवि को कसकर पकड़ लिया और सोने की कोशिश करने लगी। बेचारा बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसने मुझे छूने की कोशिश भी नहीं की। पर अब मेरे यौवन मन में पाप समा गया था और जब कोई अनजाने में ही सही पाप पर उतारू हो जाए तो उसे कोई रास्ता नहीं सोचता। हुआ भी वही। धीरे धीरे मेरी पहल से हम दोनों ने एक दूसरे का होना ही सही समझा। रवि एक आज्ञाकारी पुरुष की तरह मेरा कहना मानता चला गया। हम दोनों अब एक हो चुके थे। कुछ समय बाद रवि ने कहा, अब मैं बाहर जाकर सोता हूँ। रवि बाहर आकर राम किशन जी के साथ चटाई पर सो गया। सुबह के 3 या 4 बजे होंगे जब मैं चारपाई पर सोई हुई थी तो अचानक ही किसी की बातचीत की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसी लड़की की आवाज़ थी। गौर किया तो लगा कि शीला की आवाज़ हो सकती है। फिर किसी लड़के की भी आवाज़ आई तो मैं उठ बैठी। धीरे से आवाज़ की दिशा में आगे आई तो दौड़कर कोई बाहर की तरफ भाग गया। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है? मेरी आवाज़ सुनकर रामकिशन जी हड़बड़ा कर उठे और बोले, क्या हुआ बेटी, कौन था? पता नहीं चाचा, किसी की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई लड़का और लड़की बातें कर रहे हों। मैंने कांपते हुए कहा। मुझे शक हुआ तो चिल्लाते हुए बोली, कौन अभी बाहर गया? तभी बाहर से रवि अंदर आया। मैं भी तो यही पूछने आया हूँ कि कोई अभी बाहर की तरफ भागा है। मैं उसी के पीछे गया था पर बाहर तो कोई नहीं है। अच्छा तुम सो जाओ, मैं बाहर बैठता हूँ, कहता हुआ रवि बाहर बरामदे में ही बैठ गया। मैं आकर चारपाई पर वापस लेट गई। दिमाग में अब भी एक ही बात आ रही थी कि कौन हो सकता है जो अभी अभी बाहर गया। क्या शीला का कोई बॉयफ्रेंड था या कोई और, या फिर रवि ही तो नहीं था? क्या रवि और शीला? अगली सुबह हम लोग घर आ गए। मुझे बाइक पर रवि ही घर छोड़ गया। क्या सच था क्या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं अब रवि पर भी शक करने लगी थी। दोस्तों पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।